गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुकुल साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस गंगापुर सिटी में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी, जिसमें हम पहली यूनिट का चौथा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और उस चौथे चैप्टर के अंदर हम इन आवृतबीजी पादपों में प्रजनन की विशिष्ट विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। पादप प्रजनन के अंतर्गत यदि अगर हम विधियों को देखें तो प्रजनन की दो ही विधियां मुख्यतः सम्मिलित होती है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत हमने आवृतबीजी पादपों में जनन की दो प्रकार की विधियों का अध्ययन किया था। एक एनिषेक बीज था, एगेमोस्पर्मी, और सेकेंड नंबर पर कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड और थर्ड चैप्टर के अंदर हमने इन आवृतबीजी पादपों में संपादित होने वाली लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रिया का हमने अध्ययन किया है, जिसके फलस्वरूप पुष्प के अंदर जो लैंगिक संरचनाएं विकसित होती है और इन लैंगिक संरचनाओं के द्वारा किस प्रकार इन आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में जो चौथे नंबर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो है पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियां, जिसमें 4 प्रकार की विशिष्ट विधियों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मैंने आपको नोट करा दिया था कि पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियों के अंदर हम कौन कौन सी 4 विधियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक तो असंगजनन, एपोमिक्सिस। सेकंड नंबर पर अनिषेक बीज था, एगेमोस्पर्मी। थर्ड नंबर पर सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। और चौथे नंबर पर कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियों के अंदर हम इन 4 प्रकार की विशिष्ट विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको इन 4 प्रकार की जो विशिष्ट विधियां हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी अवगत करा दी थी, लेकिन फिर से आप यहाँ पर रिमाइंड कर लीजिए कि ये पादप प्रजनन के अंतर्गत पाई जाने वाली 4 प्रकार की विशिष्ट विधियां हैं, जिनका अध्ययन हम इस लेसन के अंदर करेंगे। अब इन 4 प्रकार की विशिष्ट विधियों को यदि अगर हम देखें तो इनमें से 2 प्रकार की विधियों का अध्ययन हम पहले लेसन के अंदर कर चुके हैं। जैसे एक तो अनिषेक बीज था, एगेमोस्पर्मी। ये वाली जो प्रजनन की विशिष्ट विधि है इसका अध्ययन हम पहले लेसन के अंदर कर चुके हैं। और चौथे नंबर पर उपस्थित रहने वाली जो कायिक प्रवर्धन की विधि है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, इन विधियों का अध्ययन भी हम पहले लेसन के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो पादप प्रजनन की इन 4 प्रकार की विशिष्ट विधियों में से 2 प्रकार की विधियों का तो हम लेसन नंबर 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 में हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। तो इन विधियों को आप कहाँ से पढ़ोगे? चैप्टर 1 में से आपको ये विधियां पढ़नी है। ठीक है। और शेष रहने वाली जो 2 विधियां हैं उन 2 विधियों का अध्ययन हम इस लेसन के अंदर करेंगे। ठीक है। एक असंगजनन और दूसरा सूक्ष्म प्रवर्धन। पिछले वीडियो के अंदर जो इस लेसन का पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने
पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियों के अंतर्गत असंजनन एपोमिक्सिस वाली जो विधि है उसको हमने वहाँ पर कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने असंजनन की परिभाषा, असंजनन के प्रकार, जिसमें दो प्रकार के असंजनन को हमने पढ़ा था, एक युग्मकोद्भिद असंजनन, सेकेंड बीजाणुद्भिद असंजनन। उसके बाद में यदि अगर हम बात करें तो प्रोफेसर पंचानंद महेश्वरी के अनुसार दो प्रकार के असंजनन को प्रदर्शित किया गया था, एक अनावर्ती असंजनन और दूसरा पुनरावर्ती असंजनन। अब अनावर्ती असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर कुल 4 प्रकार के असंजनन की विधियों का हमने वहाँ पर अध्ययन किया था। एक अनावर्ती असंजनन की विधि के बारे में जाना था, दूसरा पुनरावर्ती असंजनन की विधि के बारे में जाना था, तीसरे नंबर पर अपस्थानिक भ्रूणता और चौथे नंबर पर हमने कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्ध जैसी विधि के बारे में हमने वहाँ पर अध्ययन किया था। ठीक है ना। तो 4 प्रकार के असंजनन के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो के अंदर हमने अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं कि ये जो असंजनन की विधि है जो पादपों के अंदर विशिष्ट प्रकार के जनन की विधियों के अंदर सम्मिलित की गई है, इनका इन पादपों के अंदर किस प्रकार का महत्व हो सकता है। तो इन असंजनन की विधियों के महत्व के बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं। देखिए क्या महत्व हो सकता है असंजनन। तो असंजनन जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि असंजनन क्या होगा। असंजनन मतलब एपोमिक्सिस, एपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब फ्यूजन, विदाउट मतलब बिना और फ्यूजन मतलब निषेचन या संलयन के सीधे किसके निर्माण की प्रक्रिया, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, असंजनन कहलाती है। और इन प्रकार की विधियों के अंदर एक तो अर्धसूत्रण की प्रक्रिया नहीं होती है और साथ ही साथ निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, और बिना अर्धसूत्रण और बिना निषेचन के सीधे किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जिसे हमने क्या कहा था, असंजनन हमने कहा है। ठीक है। अब इस असंजनन का क्या महत्व है, तो सबसे पहला महत्व हम यहाँ पर देख रहे हैं इम्पोर्टेंस, जिसमें एक सबसे पहला महत्व ये है कि इस असंजनन विधि के अंदर एक तो अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है। युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए इनमें गुणसूत्रों का अर्धसूत्रण एवं पुनर्संयोजन नहीं होता है, पुनर्संयोजन नहीं होता है। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या है, जब अर्धसूत्रण यहाँ पर नहीं होगा, युग्मक संलयन की प्रक्रिया जब यहाँ पर नहीं होगी, तो मतलब जो भी पादप इस प्रक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं उनमें अर्धसूत्रों का विभाजन वहाँ पर नहीं होगा, गुणसूत्रों का विभाजन वहाँ पर नहीं होगा, और गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होने से साथ ही साथ उनमें पुनर्संयोजन की जो प्रक्रिया है वो भी नहीं होगी। जब गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होगा, अर्धसूत्र नहीं होगा, पुनर्संयोजन की प्रक्रिया यदि अगर नहीं होती है, तो निर्मित होने वाला जो पादप है, निर्मित होने वाला जो पादप है या निर्मित होने वाला जो भ्रूण है वो किसके समान होता है, मातृ पादप के समान होता है। किसके होगा, बिल्कुल मातृ पादप के समान होता है, और मातृ पादप के समान होता है। और ये किसको निर्मित कर सकते हैं, क्लोन के निर्माण की प्रक्रिया जो है
क्लोन के निर्माण की प्रक्रिया में असंगजनन सहायक होता है। ठीक है ना। तो यदि अगर आप किसी भी पादप का यदि अगर क्लोन तैयार करना चाहते हो, क्लोन मतलब उसकी हूबहू प्रतिलिपि, जो पादप, ये कोई पादप है और इस पादप के अंदर जैसे लक्षण है वैसे ही लक्षणों वाला यदि अगर आप बिल्कुल दूसरा पादप तैयार करना चाहते हो, तो ये जो प्रक्रिया होती है, निर्मित होने वाला जो दूसरा पादप है, यह क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। और इसके अंदर प्रदर्शित होने वाले जो लक्षण होंगे वो बिल्कुल किसके समान होंगे? मात्र पादप के समान होंगे। ठीक है ना। ये द्विगुणित है तो ये भी कैसा होगा? द्विगुणित होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्रण की प्रक्रिया और युग्मक संलयन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। इसलिए गुणसूत्रों का पृथक्करण या विभाजन एवं पुनर्संयोजन की प्रक्रिया भी इनके अंतर्गत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाला जो भी पादप होगा वो बिल्कुल किसके समान होगा? मात्र पादप के समान होगा। और मात्र पादप के समान होने के कारण उसे वहाँ पर क्या कहा जाएगा? क्लोन कहा जाएगा। तो क्लोन को तैयार करने की में किसकी भूमिका हो सकती है? इस असंगजनन की भूमिका यहाँ पर हो सकती है। असंगजनन क्लोन को तैयार करने में सहायक हो सकता है। तो ये पहले नंबर का यहाँ पर क्या है? इसका असंगजनन का महत्व है। सेकेंड नंबर के महत्व की यदि अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर का महत्व यहाँ पर आ जाएगा कि यदि अगर हम किनकी बात करें? फसलीय पादपों की यदि अगर हम बात करें तो फसलीय पादपों में उपस्थित योग्य लक्षणों को लंबे समय तक क्या किया जा सकता है? संरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है ना। तो फसलीय पादप मतलब आपके पास में कुछ पादप ऐसे हैं जो फसलीय रूप में, इकोनॉमिक रूप में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और वो उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। तो उनके जो योग्य लक्षण हैं, उनके योग्य लक्षणों को लंबे समय तक कौन सी विधि द्वारा संरक्षित रखा जा सकता है? असंगजनन की विधि द्वारा यहाँ पर इन्हें संरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है ना। केवल वही फसलीय पादप जिनके अंदर कौन सी विधि पाई जाए? असंगजनन की विधि पाई जाए, तो उनके योग्य लक्षणों को लंबे समय तक क्या रखा जा सकता है? संरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है। और तीसरे नंबर का जो इसका इंपॉर्टेंट होगा, महत्व होगा, वो होगा कि इस विधि द्वारा संकर संतति को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। तो संकर संतति मतलब जिसके अंदर किसके समान लक्षण होंगे? उनके पेरेंट्स के समान ही लक्षण उनके अंदर पाए जाएंगे। दोनों पेरेंट्स के समान लक्षण यदि अगर उन संतति के अंदर पाए जाएंगे तो ऐसी संतति जो है वो संकर संतति कहलाती है। और इस असंगजनन की विधि द्वारा इस संकर संतति को क्या किया जा सकता है? आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास में असंगजनन की विधि यहाँ पर कंप्लीट हुई है। असंगजनन के प्रकार और असंगजनन के महत्व को हमने यहाँ पर क्या किया है? कंप्लीट किया है। ठीक है। तो ये पहली विधि जो है वो आपके पास में यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकेंड नंबर पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेकेंड नंबर की विधि है आपके पास में अनिषेक बीजता। ठीक है। इस अनिषेक बीजता को आप चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ चुके हो। चैप्टर पहला है उसके अंदर आप पढ़ चुके हो, तो आप उसका वहाँ से क्या कर लीजिए? रिवीजन कर लीजिए
एक छोटी सी डिटेल के अंदर मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, एनिसेक बीजता जो है वो सेकंड नंबर की पादपों में प्रजनन की विशिष्ट विधि है। एगेमोस्पर्मी एनिसेक बीजता। आपको पता होना चाहिए कि एनिसेक बीजता एगेमोस्पर्मी जो है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ए प्लस गेमस प्लस स्पर्म। ए मीन्स बिना, गेमस मतलब निषेचन और स्पर्म मतलब बीज। ठीक है, तो नाम से ही आपके पास में पता चल जाना चाहिए कि बिना निषेचन के किसके निर्माण की प्रक्रिया, बीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनिसेक बीजता कहलाती है। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है कि बिना अर्धसूत्रण और बिना निषेचन के किसके निर्माण की प्रक्रिया, बीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनिसेक बीजता कहलाती है। ठीक है, एनिसेक बीजता के अंतर्गत निर्मित होने वाला, इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर हमने किसको पढ़ा था, एनिसेक बीजता को पढ़ा था। लास्ट वीडियो जो है उसके अंदर हमने अपस्थानिक भ्रूणता पढ़ा था। तो उसके अंदर आप देखिए कि अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर हमने किसको सम्मिलित किया है, एनिसेक बीजता को हमने सम्मिलित किया है, जिसमें बिना निषेचन के या बिना युग्मक संलयन एवं बिना अर्धसूत्रण के सीधे किसके निर्माण की प्रक्रिया, बीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एगेमोस्पर्मी एनिसेक बीजता कहलाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होने वाला जो बीज है, नोट कीजिए, इस एनिसेक बीजता के अंतर्गत निर्मित होने वाला जो बीज है, यह बीज किससे निर्मित होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बीजांडकाय एवं बीजांड अध्यावरण से, बीजांड अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से, या फिर इस बीज का निर्माण जो है वो किसकी सहायता से हो सकता है, तो द्विगुणित भ्रूणकोश, द्विगुणित भ्रूणकोश एम्ब्रायोसेक, द्विगुणित भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से, किसी भी कोशिका से किसके, बिना अर्धसूत्रण, बिना अर्धसूत्रण एवं बिना निषेचन के सीधे किसका निर्माण हो जाएगा, बीज का निर्माण हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को आपने क्या कहा है, एनिसेक बीजता एगेमोस्पर्मी कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बीज का निर्माण जो है वो द्विगुणित कोशिका से ऊपर बीजांड का या बीजांड अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से होता है, बिना अर्धसूत्रण और बिना निषेचन के होता है, इसलिए निर्मित होने वाला जो बीज है वो भी कैसा होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है ना, और उत्पन्न होने वाली जो संतति है वो बिल्कुल किसके समान होगी, जनक के समान होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपके पास में सेकेंड नंबर की विधि है वो है एनिसेक बीजता। बिना युग्मक संलयन एवं बिना अर्धसूत्रण के सीधे किसके निर्माण की प्रक्रिया, बीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनिसेक बीजता कहलाती है। बीज के निर्माण में कौन भाग लेगा, तो बीजांड की बीजांडकाय या बीजांड अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से, या फिर कौन सा भ्रूणकोश, ये आपको याद रखना है, द्विगुणित भ्रूणकोश, अगुणित नहीं, द्विगुणित भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से सीधे किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। उसे हम क्या कहेंगे, एनिसेक बीजता कहेंगे, एगेमोस्पर्मी कहेंगे। ठीक है, इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहा जा सकता है। तो ये सेकंड नंबर की विधि जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट की है।
तीसरे नंबर की विधि जो है उसके अंदर हम यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया को देखेंगे। माइक्रो प्रोपेगेशन जो प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। यह भी पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है सूक्ष्म प्रवर्धन। और सामान्यतः इस विधि को, सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि को, जो वन्य पादप होते हैं, वन महत्व के जो पादप होते हैं अथवा औषधीय महत्व के जो पादप होते हैं, औषधीय महत्व के पादप, उन पर इस विधि को अपनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वन महत्व के पादप और औषधीय महत्व के पादप जो है वो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे जीवन के लिए वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए उनको अधिक मात्रा में विकसित करने के लिए पादप प्रजनन की कौन सी विधि को अपनाया जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि को अपनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऑर्किड्स की यदि अगर हम बात करें तो ऑर्किड्स जो पादप है उस पर कौन सी विधि को अपनाया जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि को अपनाया जाता है। अब ये सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि क्या है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि है कि किसी पादप के जीवद्रव्यक, कोशिका अथवा ऊतक को सूक्ष्म संवर्धन तकनीक द्वारा संवर्धित करके नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया, नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है ना? तो किसकी, कोई भी पादप है जो आपके पास में वन्य महत्व का हो सकता है अथवा औषधीय महत्व का हो सकता है, उस पर ही आप सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया को अपना रहे हो। लेकिन उस पादप के या तो आप किसको लोगे? जीव द्रव्य को लोगे, प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्यक, या फिर किसी एक कोशिका का आप चयन करोगे, या फिर आप उस पादप के कौन से वाले भाग को ले सकते हो? ऊतक वाले भाग को आप ले सकते हो। और इन तीनों भागों में से किसी भी भाग को लेकर के आपको कौन सी तकनीक अपनानी है? सूक्ष्म संवर्धन तकनीक को आपको क्या करना है? अपनाना है। और सूक्ष्म संवर्धन तकनीक पर संवर्धित करके आप क्या प्राप्त कर सकते हो? नया पादप प्राप्त कर सकते हो। और यही प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है, ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन की जो प्रक्रिया है यह किस पर आधारित है? तो ये जो प्रक्रिया है यह ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर जो आप पढ़ते हुए आए हो, टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया पर यह सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया जो है वो आधारित है। क्यों? क्योंकि हमने इस विधि के अंतर्गत संवर्धन किया है किसका? ऊतक का भी हमने यहाँ पर क्या किया है? संवर्धन किया है। और यदि अगर आप जानते हो कि यदि अगर किसी भी पादप के ऊतक को यदि अगर आप शुद्ध संवर्धन माध्यम पर क्या करो? संवर्धित करो, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊतक संवर्धन कहलाती है। लेकिन हमने यहाँ पर ऊतक के साथ उसकी एक कोशिका का भी हमने चयन किया है और उसके जीव द्रव्य प्रोटोप्लास्ट का भी हमने यहाँ पर क्या किया है? चयन किया है। और उनको हम उसी तकनीक, सूक्ष्म संवर्धन की तकनीक द्वारा ही क्या कर रहे हैं? संवर्धित कर रहे हैं और नया पादप हम उससे प्राप्त कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है? सूक्ष्म संवर्धन कहलाती है। ठीक है, अब सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक के अंतर्गत यदि अगर हम देखें तो इसके अंदर हमने कौन सी तकनीक को सम्मिलित किया है? ऊतक संवर्धन की तकनीक को हमने सम्मिलित किया है। तो देखिए, ये आपके पास में कोई औषधीय महत्व का पादप है,
ये औषधीय महत्व का आपके पास में क्या है, पादप है। और इस पादप के अंदर ये इसका पत्ती वाला भाग और ये इनका शाखा वाला भाग, ठीक है। और इसके पादप में से हम या तो जीव द्रव्य या कोशिका या ऊतक वाले भाग का हम क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो मान करके चलिए ये ऊतक वाला जो भाग है उसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, चयन कर लिया, ठीक है। तो जिस ऊतक वाले भाग को हमने इस पादप से अलग किया है तो काटा गया, पृथक किया गया जो भाग है वह क्या कहलाता है, कर्तोतक कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, कर्तोतक इसे कहा जाता है। और इस कर्तोतक को अब आप ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया के अंतर्गत, कर्तोतक क्या है, पृथक किया गया पादप भाग किसके रूप में, उसके ऊतक के रूप में, ठीक है। और इस काटे गए भाग को, पृथक किए गए भाग को आप क्या कर दीजिए, एक परक नली आप लीजिए, ठीक है। ये परक नली है आपके पास में, परक नली। और इस परक नली के अंदर क्या है, संवर्धन माध्यम, पोषक माध्यम इसके अंदर उपस्थित है, संवर्धित पोषक माध्यम, ठीक है वो, ठीक है। संवर्धित पोषक माध्यम इस परक नली के अंदर उपस्थित है। और इस कर्तोतक काटे गए जो टुकड़ा है, पृथक किया गया जो टुकड़ा है, उसको अब हम यहाँ पर इस पोषक माध्यम में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। ये जो पोषक माध्यम होता है, इस पोषक माध्यम के अंदर इस ऊतक की वृद्धि के लिए, कर्तोतक की वृद्धि के लिए सभी प्रकार की जो आवश्यक न्यूट्रिशन होते हैं वो इनके अंदर उपलब्ध होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, अन्य कई प्रकार के जो भी इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होने वाले पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, वो सभी प्रकार के पदार्थ इस पोषक माध्यम के अंदर क्या है, उपस्थित है, ठीक है ना। जिससे इस कटे हुए भाग की क्या हो सके, वृद्धि हो सके, ठीक है। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जैसे जो वृद्धि कारक हार्मोन हैं उनकी उपस्थिति भी इस पोषक माध्यम के अंदर उपस्थित होती है, जो किसकी वृद्धि को प्रेरित करते हैं, इस कर्तोतक में होने वाली वृद्धि को प्रेरित करते हैं, ठीक है। जब आप इस कर्तोतक को, ये कर्तोतक है, ठीक है ना, जिसको आपने किस पर स्थानांतरित किया है, आवश्यक पोषक माध्यम पर आपने इसे स्थानांतरित किया है। कुछ दिनों के पश्चात आप देखते हो कि ये जो कर्तोतक है, इस कर्तोतक में नीचे की ओर मूल तंत्र और ऊपर की ओर प्ररोह तंत्र का यहाँ पर क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है, ठीक है। तो नीचे की ओर तो क्या, मूल तंत्र, और ऊपर की ओर किसका निर्माण होने लगता है, प्ररोह तंत्र का निर्माण होने लगता है। और ऐसी कंडीशन वाले संरचना को अब क्या कहा जाता है, केलस कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, केलस कहा जाएगा। तो असंगठित या अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है, केलस कहलाता है, जिसमें प्ररोह तंत्र और मूल तंत्र वाले जो भाग है वो विकसित हो जाते हैं। अब ये केलस जो है, इस केलस को आप कहाँ पर स्थानांतरित कर दीजिए, इसके अनुकूलित कोई भी जो आवास आपने चयन किया है, ये आवास आपने चयन किया है जहाँ पर आप इसको क्या करना चाहते हो, उगाना चाहते हो, विकसित करना चाहते हो, तो इस केलस को आप इसके प्राकृतिक आवास पर क्या कर दीजिए, स्थानांतरित कर दीजिए और यहाँ पर इसे आरोपित कर दीजिए। कुछ दिनों के पश्चात देखोगे कि ये संरचना जो है वो एक पूर्ण विकसित नए पादप के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, पूर्ण विकसित नए पादप के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो किसके समान होगा, इस पादप के बिल्कुल कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक कहलाती है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है, ठीक है। सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक जो है वो किस पर आधारित प्रक्रिया है, ऊतक संवर्धन पर आधारित प्रक्रिया है, क्योंकि हम यहाँ पर तकनीक के अंतर्गत किसका संवर्धन कर सकते हैं, ऊतक का ही हम यहाँ पर संवर्धन कर सकते हैं। ऊतक के साथ कोशिका और जीव द्रव्य का संवर्धन कर सकते हैं।
शुद्ध संवर्धन माध्यम पर हम इसको प्रयोगशाला के अंदर क्या करेंगे, संवर्धित करेंगे, जिसमें आवश्यक पोषक माध्यम उपस्थित होगा, जिसमें इस चयनित किए गए पादप का कोई भी छोटा सा भाग या कटा हुआ टुकड़ा या कोशिका का भाग उसको लेकर के हम इस पोषक माध्यम पर स्थानांतरित करेंगे। कुछ दिनों के पश्चात ये पोषक माध्यम जो है वह इस कर्तोतक के अंदर वृद्धि को प्रेरित करता है, जिससे यह एक असंगठित अविभेदित कोशिकाओं के समूह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्ररोतंत्र और मूल तंत्र यहाँ पर विकसित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केलस कहते हैं। केलस के रूप में परिवर्तित होने के पश्चात आप इसे इसके ही अनुकूलित जो प्राकृतिक वातावरण होता है उस पर आप इसे क्या कर दीजिए, स्थानांतरित कर दीजिए। कुछ दिनों के पश्चात यह स्वतः रूप में फिर से एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जो विधियां हैं उन 3 प्रकार की विधियों को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और एक विधि और यहाँ पर अब सम्मिलित है, कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन की विधि को आप कंप्लीट रूप में जो लेसन फर्स्ट है उसके अंदर आप इसका क्या करिए, अध्ययन करिए, जिसमें पादप के 3 कायिक भाग जड़, तना एवं पत्ती से सीधे किसके निर्माण की प्रक्रिया, नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं वो हमने वहां पर कंप्लीट पूरी तरीके से डिटेल वाइज आपको बताया है। आप वहां से इसकी स्टडी कीजिए, वहां से आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास में इस लेसन के अंदर पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियों के अंतर्गत ये चारों प्रकार की विधियां जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, असंग जनन हो गया, अनिषेक बीजता हो गया, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक ये रही आपके पास में, और कायिक प्रवर्धन की विधि जो है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से यहाँ पर शॉर्ट रूप में बता भी दिया है। और पूरी डिटेल से आप पढ़ोगे तो उसको आपको चैप्टर फर्स्ट में से आपको कंप्लीट करना है। तो पादप प्रजनन की चारों प्रकार की विशिष्ट विधियाँ जो है वो यहाँ पर आपके पास में कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर अब पादप प्रजनन की विधियों के अंतर्गत जो 4 विधियाँ सम्मिलित की थी उनका तो हमने यहाँ पर कंप्लीट अध्ययन कर लिया है, लेकिन इस लेसन के अंदर एक छोटे से टॉपिक के बारे में और जानकारी यहाँ पर दे रखी है, और वो टॉपिक है आपके पास में बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रोनी। बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रोनी। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि बहुभ्रूणता क्या होता है। बहुभ्रूणता है कि भ्रूण मतलब भ्रूण की संख्या अधिक होना। ठीक है, एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को हम क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। ठीक है, अब भ्रूण, इस भ्रूण का प्रवर्धन, इस भ्रूण का विकास जो है वो किसकी सहायता से होता है, बीज की सहायता से होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भ्रूण होता है यह भ्रूण किसके अंदर उपस्थित होता है, बीज के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, और इस बीज का निर्माण जो है वो किसकी सहायता से होता है, तो निषेचित अंड कोशिका से होता है। निषेचित अंड कोशिका जो क्या हो चुकी है, निषेचित हो चुकी है। ठीक है ना, मतलब युग्मक संलयन हो चुका है, निषेचित हो चुकी है, और युग्मनज से बीज का निर्माण जो है वो यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो बीज के अंदर ही किसकी उपस्थिति होती है, भ्रूण की उपस्थिति होती है, और इस बीज का निर्माण जो है वो किसकी सहायता से होता है, अनिषेचित अंड कोशिका की, निषेचित अंड कोशिका की सहायता से होता है। ठीक है, तो सामान्यतः यदि अगर हम देखते हैं तो एक बीज के अंदर सामान्यतः एक ही भ्रूण उपस्थित होगा। जैसे ये आपके पास में बीजांड, और इस बीजांड के अंदर किसकी प्रक्रिया हुई है, निषेचन की प्रक्रिया हुई है। तो ये बीजांड जो है वो किसके रूप में परिवर्तित हो गया,
बीज के रूप में परिवर्तित हो गया। और इस बीज के अंदर यदि अगर हम देखेंगे तो इस बीज के अंदर केवल क्या उपस्थित होगा, एक ही भ्रूण इसके अंदर उपस्थित होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं। एक से अधिक भ्रूण क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो ये जो प्रक्रिया है यह अब क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रोनी कहलाती है। तो किसी भी बीजांड या निषेचित अंड कोशिका या बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कहा जाता है, बहुभ्रूणता कहा जाता है। डेफिनेशन देख लीजिए, बीजांड अथवा निषेचित अंड कोशिका अथवा बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कहा जाता है, बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रोनी कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः होता क्या है, सामान्यतः एक बीज में एक ही क्या उपस्थित होता है, भ्रूण उपस्थित होता है। एक बीज में क्या होता है, एक ही भ्रूण उपस्थित होता है। लेकिन जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हों तो ऐसी स्थिति को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रोनी कहा जाएगा। अब ये बहुभ्रूणता जो है, ये बहुभ्रूणता सामान्यतः एग्जाम्पल किसका है,